ह्रास लेखांकन के आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। आप सभी लोग जानते हैं कि जो संपत्तियां ह्रास योग्य होती हैं उन पर हमें उनके मूल्य को अपलिखित करने के लिए उनके जीवन काल में हमें एक निश्चित धनराशि लाभ हानि खाते या लाभ हानि विवरण में हस्तांतरित करनी होती है, जिसे ह्रास का आयोजन कहा जाता है। उसकी कुछ विधियां हैं जो आपने कुछ उनमें से अभी तक पढ़ी हैं। आईसीएआई जो है उसने कुछ लेखांकन प्रमाप जारी किए हैं। लेखांकन प्रमाप 6 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, जिसे हम कभी कभी एएस 6 भी बोल लेते हैं, ये दरअसल ह्रास लेखांकन का वर्णन करता है और जितने भी ह्रास की योग्य संपत्तियां होती हैं यह उन पर लागू भी होता है। ये जो प्रमाप है ये वन, बागवानी तथा ऐसी ही फिर से सृजित हो जाने वाली, यानी कि जिनका पुनः निर्माण किया जा सकता है, ऐसे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, क्षयशील संपत्तियाँ। क्षयशील संपत्तियाँ यानी वेस्टिंग एसेट्स, यानी कि जो जैसे कोई खादान है, तेल के कुएं वगैरह हैं। शोध एवं विकास पर व्यय, ख्याति और पशुधन, इन पर लागू नहीं होता है। संपत्तियों पर ह्रास लगाने के लिए विभिन्न विधियां हैं, आपने उनमें से कुछ अभी तक जानी है। सीधी रेखा पद्धति, जिसे आपने स्ट्रेट लाइन मेथड के रूप में जाना, जिसे आप स्थिर प्रभाग पद्धति भी जानते हैं या स्थिर किस्त पद्धति भी जानते हैं, स्थायी किस्त पद्धति भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम हैं उसके। अपलिखित मूल्य पद्धति जो सेकेंड था, जिसे डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड के नाम से भी आप जानते हैं। पद्धति का चुनाव संपत्तियों के प्रकार, उनका नेचर, व्यवसाय की परिस्थितियाँ, इन घटकों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। लेखांकन प्रमाप दरअसल बताता क्या है, इसमें कुछ बातें हैं, ये हमें कुछ ताकीद करता है, हमें ये कुछ गाइडलाइंस देता है जिसके आधार पर हमें अपने व्यवसाय में प्रयुक्त विभिन्न संपत्तियों पर डिप्रिसिएशन लगाना चाहिए। उनमें से पहला है कि ह्रास की राशि को संपत्ति के कार्यशील जीवन के दौरान विधिवत विधि के आधार पर वितरित करना चाहिए। यानी कि जैसे कोई संपत्ति की लागत 10 लाख है और हमें लगता है कि वो 10 साल चलेगी, तो कार्यशील जीवन 10 साल हुआ और हम जानते हैं कि ये 10 साल में पूरे 10 लाख यूज़ हो जाएंगे, तो हम उसे विधिवत, विधिवत मतलब जैसी व्यवस्था है उनके अनुसार वितरित करें। तो पहली व्यवस्था, पहले मेथड के आधार पे कि 1-1 लाख रुपए 10 साल तक प्रति वर्ष लगाते चले जाएं। दूसरा है, आप ये देखिए कि असेट की जो कैपेसिटी है जो प्रथम वर्ष में है, क्या वो अंतिम 10वें वर्ष में उतनी ही होगी। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है तो आपको उस संपत्ति पे अपलिखित मूल्य पद्धति लगानी चाहिए, जिसमें प्रथम वर्षों में डिप्रिसिएशन की धनराशि ज़्यादा होगी और बाद के वर्षों में डिप्रिसिएशन की धनराशि घटते घटते काफ़ी घट जाती है। तो ये डिपेंड करेगा उस संपत्ति के कार्यशील जीवन पर और उसकी प्रकृति पर और उससे मिलने वाले लाभों पर। दूसरा पॉइंट, चयनित ह्रास विधि का प्रयोग लगातार प्रत्येक लेखांकन अवधि में समान रूप से करना चाहिए। चयनित ह्रास विधि का प्रयोग लगातार प्रत्येक लेखांकन में समान रूप से करना चाहिए, अर्थात जो विधि आपने एक बार चुन ली, अगर आपने सीधी रेखा पद्धति चुनी है या आपने रिटन डाउन वैल्यू मेथड चुना है, तो आप उसे ही फिर उस संपत्ति के जीवन काल में लगाएं, केवल कुछ परिस्थितियों को छोड़कर। जैसे कोई ऐसा कानून बन गया देश में जिसके अनुसार उस पर्टिकुलर एसेट के लिए नई विधि का अपनाया जाना आवश्यक हो गया है, तो मजबूरी है, आपको ये करना पड़ेगा। दूसरा, लेखांकन प्रमाप के अनुसार नई विधि का अपनाया जाना ही अपेक्षित हो। आपको पहले से नहीं पता था, आपने कोई दूसरी विधि लगाई और अब अगर लेखांकन प्रमाप के माध्यम से आपका सीए ये आपको कहता है कि आपको ये विधि अपनानी चाहिए, तो भी अपनानी पड़ेगी। और तीसरा, और अगर आप विधि बदलना चाहते हैं तो तीसरा एक और पॉइंट है, और वो क्या है, वो है ऐसा अनुभव किया गया हो कि विधि में परिवर्तन करने से व्यवसाय के वित्तीय विवरण पत्रों की तैयारी या प्रस्तुतिकरण को और अधिक ढंग से, उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत किया जा सकेगा। तो ह्रास विधि में परिवर्तन को उस तिथि से लागू किया जाना चाहिए जब से संपत्ति प्रयोग में लाई गई हो। इससे पहले आपने इसी चैप्टर में कुछ उदाहरण और कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें ये था कि 2 वर्ष बाद ये कहा गया था कि आपने स्थिर प्रभाग पद्धति से अभी तक डिप्रिसिएशन लगाया है, लेकिन प्रारंभ से ही उसका प्रभाव क्रमागत शेष पद्धति के हिसाब से करिए। तो अगर आप विधि बदलते हैं तो ऐसा नहीं कि 2 वर्षों तक आपने कोई एक विधि अपनाई
और तीसरे वर्ष से आप कोई अन्य विधि अपना लें। अगर आप कोई नई विधि अपनाते हैं तो तीसरे पॉइंट में ये कहा गया है, तीसरे पॉइंट के बाद सर यहाँ से, कि अगर आप जिस विधि को अपनाएंगे तो ऐसा नहीं कि उसी दिन से आप जो है लगाएं जिस दिन से आपने परिवर्तन किया है, फिर आपने जब से संपत्ति प्रयोग में लाई है तब से आपको वही विधि का प्रभाव उस संपत्ति के साथ लाना पड़ेगा। ठीक है, ह्रास विधि में परिवर्तन को लेखांकन नीति में परिवर्तन की तरह मानना चाहिए और इसके प्रभाव का निर्धारण करके इसे समुचित ढंग से प्रकट भी करना चाहिए कि आपने ये परिवर्तन किया है। तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से करते हैं। अगर आपको नहीं याद हो तो आप उदाहरण देखिए, पीछे के उदाहरणों में इस तरह का ट्रीटमेंट किया भी गया है। तो ये दो बातें आपने मुख्य रूप से पढ़ी। पहली बात क्या थी कि लेखांकन अवधि में आपको कौन सा और कितना जो है डिप्रिसिएशन चार्ज करना है ये आपको पता हो। दूसरा, विधि अगर बदलनी ज़रूरी हो तो 3 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तीसरी एक बात और है, ह्रास योग्य संपत्ति के कार्यशील जीवन का अनुमान कुछ बातों पे करते हैं, जैसे संभावित भौतिक टूट फूट। कभी भी आप संपत्ति का उपयोग करते हैं तो थोड़ी बहुत उसमें वियर एंड टियर टूट फूट होती है, तो वो क्या हो सकती है। अप्रचलन यानी कि नई तकनीकी आने से उसके मूल्य में जो अचानक कमी हो जाती है, उसका उपयोगिता एकदम से कम नहीं होती, लेकिन नई टेक्नोलॉजी आने से हम उस टेक्नोलॉजी की तरफ मुड़ जाते हैं तो वो अप्रचलन में आ जाती है। इससे उसके मूल्य में क्या कमी आएगी। संपत्ति के उपयोग पर वैधानिक या अन्य सीमाएं क्या क्या लागू होंगी, तो इसको ध्यान में रख करके आप डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि प्रमुख ह्रास के योग्य जो संपत्तियां हैं उनका कार्यशील जीवन की जब आप समीक्षा कर रहे हैं तो उसको एक निश्चित अंतराल पर करते रहिए। मतलब आपने अगर पहले माना था कि हमारी ये कार जो है ये 15 वर्ष चलेगी, लेकिन बीच में कोई एक्सीडेंट हुआ और अब आपको लगता है कि ये कार उतना नहीं चल सकती है, तो ये लगेगा कैसे, इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा, समीक्षा करनी पड़ेगी। तो जो भी संपत्तियां हैं ह्रास योग्य, आप समय समय पर उनका जीवन काल की समीक्षा करते रहें। और यदि संपत्ति के कार्यशील जीवन में संशोधन करना हो और अपलिखित न किए गए ह्रास को संपत्ति के संशोधित शेष कार्यशील जीवन के दौरान चार्ज करना पड़े तो आपको ये करना चाहिए। मतलब एक बार फिर से समझ लीजिए कि आपने समीक्षा की और आपको लगा कि उसका जीवन काल उतना नहीं रहा जितना आपने सोचा था। 15 वर्ष आपने सोचा था और फाइनली अब लगता है कि 5 साल बीतने के बाद यह संपत्ति हमें नेक्स्ट 7 वर्ष और चलेगी, यानी 12 वर्ष ही चल सकती है। तो जितना भी समय बचा है, जैसे आपने अगर 15 वर्ष के हिसाब से उसका डिप्रिसिएशन को राइट ऑफ करना शुरू किया था, तो अभी आप ये मान के चले थे कि 10 वर्ष और चलेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अब केवल 7 ही वर्ष चलेगा, तो फाइनली बाकी की बची हुई जो धनराशि उसे आपको 7 वर्ष में ही अपलिखित करना होगा। ओके, यही इन्होंने कहा पॉइंट नंबर 4 में। यदि संपत्ति के कार्यशील जीवन में संशोधन हो तो अपलिखित न किए गए ह्रास को संपत्ति के संशोधित शेष कार्यशील जीवन के दौरान, यानी कि शेष 7 वर्षों में आपको उसे राइट ऑफ करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, ये कुछ वो पॉइंट हैं बच्चों जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में दिए गए हैं, जो हमें एनलाइटन करते हैं हाउ टू चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन डिप्रिशिएबल एसेट्स, राइट। पॉइंट नंबर 5 जो ध्यान रखने लायक है, अगर जो विद्यमान संपत्ति है, यानी कि जो संपत्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टिंग एसेट, उसमें कोई वृद्धि या विस्तार हम करते हैं तो उसे भी उस संपत्ति के शेष कार्यशील जीवन के आधार पर हासिल करना चाहिए लिखा है। दरअसल ये ह्रासित करना चाहिए लिखा है, ह्रासित करना चाहिए यानी कि डिप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, यदि ह्रास योग्य संपत्ति को निपटाया, बेचा या नष्ट किया जाए तो शुद्ध कमी या शुद्ध आधिक्य जो भी है उसको अलग से दिखाएंगे। जैसे आपने बीच में कोई संपत्ति को बेच दिया तो शुद्ध कमी शुद्ध अधिक का मतलब वही होता है जो आपने हानि या लाभ को P&L अकाउंट में जो आप दिखाते थे सेल पर, वही चीज़ है। तो उसको आपको अलग से मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना होगा, जो आप दिखाते ही हैं क्वेश्चंस में। 7वां पॉइंट, वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित सूचनाएं दी जानी चाहिए, जैसे ह्रास योग्य संपत्ति के प्रत्येक वर्ष की ऐतिहासिक लागत या उसके प्रतिस्थापन के लिए अन्य राशि। जो वित्तीय विवरण है उसमें ऐतिहासिक लागत का मतलब होता है जो कॉस्ट पड़ी है वो, या उसके प्रतिस्थापन के लिए जो अन्य राशियां हैं उनकी सूचनाएं आपको उसमें देनी चाहिए। तो देखिए, जो आपकी लागत आज लगी है 10 लाख, आप ये मान के चलते हैं, हालांकि ये व्यवहारिक नहीं होता है लेकिन आप ये मान के चलते हैं कि यही 10 लाख रुपए आपको आज से 10 साल बाद फिर चाहिए होंगे। अब इसमें
हम मूल्य वृद्धि को ध्यान में नहीं रखते हैं। जैसे जो चीज़ आज 10 लाख की है, क्या 10 साल बाद वो हमें 10 लाख की ही मिल जाएगी? जाहिर सी बात है, नहीं मिलेगी। लेकिन हम व्यवस्था करते हैं 10 लाख की। तो इसीलिए यही इसका प्रतिस्थापन मूल्य होता है, जो इसकी आज की हिस्टोरिक कॉस्ट होती है इन अकाउंटिंग। खैर, दूसरा है संपत्तियों के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल ह्रास की राशि कितनी है और संबंधित संचित ह्रास कितना है उस संपत्ति से संबंधित। इन चीज़ों का विवरण आपको अकाउंटिंग लेखों में देना होगा। 8वां पॉइंट है कि अन्य लेखांकन नीतियों को प्रदर्शित करने के साथ साथ वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित सूचनाएं भी प्रकट की जानी चाहिए। जैसे अपनाई गई ह्रास की विधि कौन कौन सी है, साथ ही साथ ह्रास की दर या संपत्ति का कार्यशील जीवन यदि ये व्यवसाय में लागू होने वाली संविदा की मूल्य दरों से अलग हैं। इसको समझ लेना ज़रा। ह्रास की दर और संपत्ति का कार्यशील जीवन जो व्यवसाय में लागू होने वाली जो संविधि यानी कि जो भी विधि आपने अपनाई है ह्रास की, उसकी मूल दरों से अलग है। अब जैसे कार पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 कहता है कि 15% की दर से आपको डिप्रिसिएशन लगानी चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से आपने उसमें कम या ज़्यादा डिप्रिसिएशन लगाया है तो आपको उसे मेंशन करना होगा, और ये भी मेंशन करना होगा कि AS 26 15% कहता है, लेकिन हमने इस रीजन से ये डिप्रिसिएशन लगाई है। एक अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर, वो है ह्रास योग्य संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन अगर किया जाए तो ह्रास संपत्ति के अनुमानित शेष जीवन कार्यशील जीवन है उसके आधार पर ही ह्रास लगाना चाहिए। यदि पुनर्मूल्यांकन का प्रभाव सारभूत हो तो उसे अलग से प्रकट करना चाहिए। सारभूत हो का मतलब यह है कि जैसे आपने कोई संपत्ति थी, उसका डिप्रिशिएटेड वैल्यू 12 लाख दिख रहा है, लेकिन आपने उसी साल उसका पुनर्मूल्यांकन किया और वो 10 लाख दिखा, तो 2 लाख का ये यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन से हानि है, इसे आपको अलग से प्रकट करना पड़ेगा। ठीक है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन लिखना होगा। समझ गए ना? तो ये कुछ बातें हैं जो संपत्तियों के डिप्रिसिएशन के लेखे से संबंधित हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हमें ताकीद करता है, हमें गाइडलाइन के तौर पे देता है। तो आज आपने ये पढ़ा, और एक बात और हम पढ़ने वाले हैं, बीमा पॉलिसी पद्धति, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। ये अभी तक के 4 मेथड्स के अलावा 5वां मेथड है। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि जो आपने अभी पढ़ा है ह्रास कोष पद्धति, ये दरअसल उसी का एक विशिष्ट स्वरूप है, कोई नई विधि नहीं है। इन दोनों विधियों में अंतर जान लीजिए तो आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आएगी। बीमा पॉलिसी पद्धति के अंतर्गत धनराशि को प्रतिभूतियों में विनियोजित नहीं किया जाता है, वहाँ किया जाता है। इसमें क्या होगा, प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनी को दिया जाएगा। बीमा कंपनी एक निश्चित अवधि के पश्चात बीमा कंपनी एक निश्चित अवधि के पश्चात आपको जो पॉलिसी की राशि है वो आपको वापस कर देगी, और इससे आप नई संपत्ति क्रय कर सकेंगे। तो दरअसल इसमें और उस विधि में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर आपको एक केवल प्रीमियम की धनराशि जमा करनी है, और एक निश्चित अवधि जो आपकी संपत्ति की है उतनी अवधि के बाद पॉलिसी वैल्यू बीमा कंपनी से रिसीव कर लेनी है, और उस पॉलिसी वैल्यू का उपयोग नई संपत्ति के खरीदारी पर आप कर सकते हैं। ठीक, तो बीमा पॉलिसी खाते पर वार्षिक ब्याज आपको नहीं मिलेगा, बल्कि पॉलिसी की अवधि समाप्त होने पर ब्याज का भुगतान किए गए प्रीमियमों की राशि में ही सम्मिलित होकर के वापस आ जाता है। आपको केवल पॉलिसी की किस्त हर साल जमा करनी है, या जो भी अंतराल हो, आप 6 महीने पे भी जमा कर सकते हैं, सालाना भी कर सकते हैं। ये तो आपकी अपनी प्रीमियम जो आपकी पॉलिसी होगी उसमें आपकी चॉइस हो सकती है। तो इसकी लेखा विधि क्या है, जब प्रीमियम की राशि को आप विनियोग न मानकर एक साधारण व्यय माने, जब आप इसे एक विनियोग माने, और जब बीमा पॉलिसी खाते के शेष को समर्पण मूल्य माना जाता है, यानी कि असेट साइड में बीमा पॉलिसी खाता आपको जब नज़र आएगा तो उसकी सरेंडर वैल्यू मानी जाएगी। यहाँ पर मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये बता दूँ कि समर्पण मूल्य या सरेंडर वैल्यू होती क्या है। आपकी संपत्ति पक्ष में बीमा पॉलिसी खाते के नाम से एक असेट नज़र आती है, ठीक है, वो सरेंडर वैल्यू या समर्पण मूल्य कहा जाता है उस बीमा पॉलिसी का। इसका आशय यह होता है कि अगर आज आप ये पॉलिसी ख़त्म करें तो जितना पैसा आपकी सरेंडर बीमा पॉलिसी खाते के सामने नज़र आ रहा है, उतना मूल्य आपको बीमा कंपनी वापस दे देगी कैश में। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज समर्पण मूल्य। लेकिन ये ध्यान रखें, यहाँ पर ये समर्पण मूल्य जितनी जमा राशि आपने किस्तों के रूप में की है उनका योग नहीं होता है।
आपने जो भी जमा किया है उसमें कुछ ब्याज प्लस होता है, और उसमें से अगर आप पैसा निकालें तो कुछ लीगल चार्जेस होते हैं जिन्हें आप प्रोसेसिंग फ़ीस भी बोलते हैं, वो घटाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोसेसिंग फ़ीस माइनस करना और ब्याज को जोड़ना, उसके बाद जो धनराशि निकल के आती है वो समर्पण मूल्य होती है। और ये आज के दौर में अगर आपने कोई भी बीमा बीमा पॉलिसी ली है तो उसकी वेबसाइट पर अपना पॉलिसी कोड वगैरह डाल करके, लॉगिन आईडी वगैरह डाल के आप आसानी से कभी भी पता कर सकते हैं कि आपकी पॉलिसी की समर्पण मूल्य या सरेंडर वैल्यू कितनी है। ठीक, तो खैर यहाँ पे अगर हम इसे एक विनियोग ना माने और व्यापारिक व्यय माने तो हम इसका लेखा कैसा करेंगे, आइए सीधे सीधे लेखा की एंट्रीज जानते हैं। सबसे पहले जब आप इसकी किस्त चुकाएंगे तो डिप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप जानते हैं कि ये जो पॉलिसी आपने ली है ये किस लिए ली है, डिप्रिसिएशन के लिए ली है। और जैसे ही आप कोई पैसा कहीं विनियोग करते हैं तो वो रिजर्व ना होकर के फंड कहलाता है, और ये है डिप्रिसिएशन के लिए। लेकिन ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसीलिए पूरे खाते का नाम क्या हुआ, डिप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट, क्योंकि ये खर्चा है। और खर्चे कभी भी, जब भी क्रिएशन के समय पे जब भी वो क्रिएट हो रहे होते हैं, एट द टाइम ऑफ क्रिएशंस एक्सपेंसेस आर ऑलवेज टू बी डेबिटेड, राइट। सो डिप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट इसीलिए यहाँ पर डेबिट किया गया, क्योंकि पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। नरेशन क्या लिखेंगे, फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पेड ऑफ, राइट। देन बीमा प्रीमियम खाते के शेष को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करेंगे, क्योंकि ये खर्चा है ना, और खर्चे को साल के आखिर में हम कहाँ ले जाते हैं, लाभ हानि खाते में। तो यहाँ पर हम एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ओके, बीमा पॉलिसी की अवधि अगर पूरी हो जाए तो अवधि पूरी होने की स्थिति में आपको बीमा कंपनी से कुछ मिलेगा, है ना। तो जब भी मिलेगा तो बीमा पॉलिसी की अवधि पूर्ण होने पर बीमे की राशि प्राप्त होने पर निम्नलिखित करके खाता बंद किया जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट बिंग अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिसीव्ड। ये आपको जब बीमा पॉलिसी मिल जाएगी तब आप एंट्री करेंगे। ओके, तो ये कुछ एंट्रीज आपके सामने हैं जब आपने बीमा पॉलिसी को व्यय माना है, व्यापारिक व्यय। लेकिन जब आप बीमा राशि को विनियोग मानते हैं, क्या मानते हैं, विनियोग, तो उस स्थिति में आप क्या एंट्री करेंगे, तो एंट्री होगी डिप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट। और उसके बाद में ये एंट्री हुई किस चीज़ की, जब आप जो भी प्रीमियम की धनराशि है उसे डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। और उसके बाद में तीसरी एंट्री है, पॉलिसी की अवधि के अंत में बीमा कंपनी से धनराशि मिल जाने पर जब आपको राशि मिलेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट होगी। ठीक है, और ह्रास कोष खाते का शेष पुरानी संपत्ति खाते में जब हस्तांतरित किया जाएगा, यानी कि डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड असेट अकाउंट, ये एंट्री की जाएगी। ये दोनों खातों को क्रॉस क्लोज करने का है। डिप्रिसिएशन फंड का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसे डेबिट किया गया, ओल्ड असेट का डेबिट बैलेंस होता है, उसे क्रेडिट करके दोनों को एक दूसरे में ट्रांसफर करके खत्म कर दिया गया है। नई संपत्ति खरीदेंगे तो एंट्री तो आप जानते ही हैं, न्यू असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। यहाँ पर मैं बच्चों एक चीज़ बता दूं कि अभी जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, जब प्रीमियम की राशि को विनियोग न मान के साधारण व्यय माना जाए, तो यहाँ पर एक करेक्शन करेंगे, और वो ये होगा कि यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट इन्होंने लिख रखा है, दरअसल ये गलत हो गया है, सॉरी टू से। इसे सुधारेंगे अपनी बुक में, और यहाँ पर आप लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, जब भी आप इंश्योरेंस किस्त चुकाएंगे तो आप एंट्री क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद में जब आप वही लाभानी खाते में ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। जब कभी भी वो पॉलिसी बंद हो जाएगी तो पॉलिसी की राशि जब प्राप्त होगी तो पैसा आएगा, और अल्टीमेटली संपत्ति खाता उसी से बंद हो जाएगा। तो केवल तीसरी एक एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट डेबिट। ये ठीक वैसे वैसे हो जाएगा कि जैसे आपने उस असेट को बेच दिया है। ठीक है, तो असेट के बेचने पर क्या एंट्री करते हैं आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट करते हैं। तो एक तरह से वो असेट, वैसे तो जब तक उसका 10 साल का मान लेते हैं टाइम पीरियड था, तो वो 10 लाख की कॉस्ट पर ही दिखाई जाएगी हमेशा 10 साल के आखिर तक। 10 साल के आखिर में आप ये एंट्री करेंगे, क्योंकि बीमा पॉलिसी से आपको 10 लाख रुपए मिल रहे होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और असेट को आप यहीं पे राइट ऑफ कर रहे होंगे तो वो इसी पैसे के अगेंस्ट राइट ऑफ कर देंगे। तो सिर्फ 3 एंट्रीज होती हैं। मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया कि डिप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ध्यान रखिएगा।
ओके। तो चलिए एक और इन्होंने मेथड बताया है कि अगर मान लिया आप जब बीमा पॉलिसी खाते के शेष को समर्पण मूल्य माने तब आप क्या एंट्री करेंगे। तो ध्यान से सुन लीजिए कि इस पद्धति में प्रारंभिक काल में पॉलिसी का समर्पण मूल्य दिए गए प्रीमियम की राशि से कम होता है, क्योंकि उसमें कुछ ब्याज जुड़ा नहीं होता है, प्रोसेसिंग फीस कंपनी लेना ही चाहती है। ठीक है। अंतिम खाते बनाते समय समर्पण मूल्य और प्रीमियम के अंतर में ह्रास निधि खाता डेबिट और पॉलिसी खाता क्रेडिट कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब आप अंतिम खाते बना रहे होंगे तो समर्पण मूल्य और प्रीमियम की अंतर, जैसे आपने 10,000 की 2 किस्तें जमा की तो वो 20,000 हो गया, लेकिन आपकी सरेंडर वैल्यू हो सकता है 12,000 ही नज़र आ रही हो। तो ये जो 8,000 का अंतर है, ठीक है, इसको कहाँ डेबिट करेंगे? इसे डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट में डेबिट करेंगे और पॉलिसी अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अच्छा, ये तो थ्योरी की बात रही, आइए एंट्रीज जानते हैं। पॉलिसी पुस्तक मूल्य को समर्पण मूल्य के बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा? एंट्री। अब पॉलिसी पुस्तक मूल्य जो है उसको समर्पण मूल्य के बराबर करने के लिए आपको एंट्री करनी होगी क्या? डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट। ठीक। जब आपने ये कर दिया तो डिप्रिसिएशन फंड डेबिट किया और डिप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो एक तरह से आपने डिप्रिसिएशन फंड पॉलिसी को एडजस्ट कर लिया सरेंडर वैल्यू पे, यानी कि कम कर लिया। देखिए, डिप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट आप डेबिट करते हो तब जब आपने इसे एक विनियोग माना है, पहली बात। तो जब आप इसे डेबिट यहाँ पर कर रहे थे तो अल्टीमेटली विनियोग तो आपके इन्वेस्टमेंट है, एसेट होते हैं, डेबिट होते हैं। तो अल्टीमेटली आपने इसको, अच्छा ये इसकी वैल्यू ज़्यादा है और सरेंडर वैल्यू की जो कीमत है वो कम है, तो आप इसको अगर क्रेडिट कर दें तो ये भी कम हो जाएगा। और इसे एडजस्ट कहाँ किया गया है? डिप्रिसिएशन फंड से। डिप्रिसिएशन फंड का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसे आपने उतने से डेबिट किया है, मतलब आपने डिप्रिसिएशन फंड पॉलिसी को राइट ऑफ किया है आउट ऑफ डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट। ठीक। और इसका पर्पस क्या है कि जो पॉलिसी बुक वैल्यू है वो सरेंडर वैल्यू के बराबर हो जाए। तो पहले तो ये बात हो गई, एंट्री हो गई डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट। अगर किसी बच्चे को ये बात नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से आप पॉज कर लीजिए 3 मिनट पहले और फिर से इसे सुन लीजिए, पक्का आएगा समझ में। यदि कुछ वर्षों के बाद समर्पण मूल्य दिए हुए प्रीमियम से अधिक हो जाता है। अच्छा, अधिक कब हो जाता है? जब ब्याज उसमें जुड़ने लगता है तो ये अधिक हो जाता है, तो भी उसको एडजस्ट करना होता है। तो डिप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन फंड करते हैं, उल्टा एंट्री करते हैं। अल्टीमेटली हमें इन दोनों को बराबर रखना होता है और अंतिम वर्ष में बीमा कंपनी से पॉलिसी की धनराशि प्राप्त हो जाने पर बैंक खाता डेबिट करते हैं और पॉलिसी खाता क्रेडिट कर देते हैं। ये रहा इसका थ्योरी बेस। इसके कुछ गुण और दोष भी हैं। इन गुण और दोषों को आप जल्दी से पढ़ लीजिए कि सरल विधि है ये, अपेक्षाकृत सरल भी है और वैज्ञानिक भी है। संपत्ति का प्रतिस्थापना की इसमें पूरी व्यवस्था होती है। बीमा कंपनी पर जोखिम रहता है, इसमें आपका जोखिम नहीं है, क्योंकि जब आप कहीं और इन्वेस्ट करते हैं वो शेयर, वो डिवेंचर्स की वैल्यू घट बढ़ सकती है, इसमें ऐसा कोई जोखिम नहीं है। तो कंप्लीटली सिक्योर्ड विधि है ये। आपका जो भी व्यवस्था आपने की है निश्चित रूप से उतनी धनराशि आपको एक समय के बाद मिल ही जाएगी। प्रतिभूतियाँ क्रय करने में आसानी है, इस पद्धति में उत्तम प्रकार की प्रतिभूतियाँ क्रय करने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि ये काम आपको करना ही नहीं, वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इसका दोष ये है कि इसमें चूंकि रिस्क कम है तो फिर ब्याज भी आपको कम मिलता है। ब्याज का लेखा इसमें प्रतिवर्ष किया नहीं जाता है, तो प्रतिवर्ष आपको पता नहीं चलता है कि आपकी कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई, कितनी नहीं। तो उचित लाभ हानि की गणना नहीं होती, ठीक ठीक लाभ हानि की गणना नहीं होती। संपत्ति की कार्यक्षमता, इस विधि में प्रतिवर्ष संपत्ति की कार्यक्षमता घटती जाती है, लेकिन ह्रास की धनराशि लगभग वही मानी जाती है, जो कि उचित नहीं है। हानि होने पर भी प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये व्यवस्था नहीं है कि अगर लाभ हो तो आप उसका आयोजन करें, अदरवाइज ना करें। ये पद्धति उपयुक्त तो वहाँ है जहाँ वेस्टिंग नेचर की एसेट्स होती हैं, क्षयशील प्रकृति की संपत्तियाँ, और मूल्यवान भी होती हैं, जैसे कोई खान है, खादान है, तेल के कुएं हैं, वगैरह वगैरह। ह्रास कोष पद्धति में और बीमा पॉलिसी पद्धति में क्या अंतर है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी बच्चों को इसे अच्छे से पढ़ना है, 8 पॉइंट अच्छे से याद करने हैं। इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हम लोग कल से करेंगे। आज आप ये थ्योरी बेस अच्छे से तैयार करें, लर्न करें, न सिर्फ समझें बल्कि लर्न करें। लर्न करने में अगर कोई पहले से समझ में नहीं आ रही आई है बात तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं या पर्सनल नंबर पे आप पूछें, लेकिन उन टॉपिक्स को, उनके कन्फ्यूजन्स को दूर करें और इसे बहुत अच्छे से
लर्न कर लें, तैयार कर लें। और इससे पहले के क्वेश्चंस अगर आप में से किसी भी विद्यार्थी के छूटे हुए हैं तो उन्हें पूरा कर लें। 37 क्वेश्चंस आपके लगे हुए होने चाहिए। इसके बाद के क्वेश्चंस हम कल के वीडियो में करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपनी लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के बीच में साझा जरूर करें। ज्ञान और विद्या वो चीज़ है कि जितने लोगों में साझा की जाए उतना ही अच्छा है, जितने लोगों तक पहुंचाया जा सके उतना ही अच्छा है। अगर आप इसमें कोई माध्यम बन सकते हैं तो अपनी भूमिका निश्चित रूप से आप तय कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। घर पे रहें, मास्क लगाएं, कोरोना की जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन ज़रूर करते रहें, क्योंकि कोरोना अभी भी गया नहीं है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं।